अब हम लोग पैराग्राफ राइटिंग के जो क्वेश्चन होंगे बैंकिंग के वो पढ़ेंगे। तो अपहरण અને ખંડણી વીમો, અપહરણ અને ખંડણી વીમો, કિડનેપ એન્ડ રેન્સમ એવા વ્યક્તિઓ બિઝનેસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે જે જોખમવાળા વિસ્તારોમાં કાર્ય કરે છે અથવા ઊંચા પ્રોફાઇલ ધરાવે છે। આ વીમો વ્યક્તિ અથવા સંગઠનને એવી પરિસ્થિતિમાં સામે આર્થિક સુરક્ષા પૂરા પાડે છે જ્યાં ખંડણી માટે અપહરણ અથવા ધમકી આપવામાં આવે। अब जैसे कि कोई इंसान है ऊंचा प्रोफाइल यानी कि हाई लेवल, मोदी जी, उनका अपहरण होने की संभावना है। कोई मार सकता है, अचानक से उन पे गोली चला सकता है, उनका अपहरण कर सकता है। वैसे व्यक्ति क्या करता है, बीमा ले लेता है अपहरण का। अगर अपहरण हो जाए तो बीमा कंपनी ढूंढ देती है। ठीक है, जिनको धमकी मिली हो कि भाई हम तुमको कल मार देंगे, ऐसा करके धमकी मिलती है ना, उनका बीमा। આ વીમો ફીની ચૂકવણી માટેનો ખર્ચ, સલાહની સેવા, ઘરમાં અથવા બિઝનેસમાં થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ અને આંધળા માટે मानसिक मदद कवर करे छे। આ વીમા क्या करता है, फीनी चुकवणी, पैसे की फीस की चुकवणी करता है। जो भी हमने कोई बॉडीगार्ड रखा हो तो उसकी चुकवणी करता है। घर में बिजनेस को कोई बोलता है कि भाई तेरे बिजनेस में मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा, तो उसमें क्या करता है, जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की चीज़ें देता है। आंधला यानी जो हमें नहीं दिखता है वो टेंशन को कम करता है। तो अनिवार्य खर्चों पर આવી રહે છે, अनिवार्य जो बहुत ज़रूरी खर्चे वो भी ले लेता है। જેમ કે તપાસ માટે નિષ્ણાંતોની સહાય, जैसे कि रिपोर्ट लेते हैं ना हम लोग, तो हमें निष्णांतों की सलाह लेने के लिए उसको जो फ़ी देनी, वो सलामत मुक्ति માટે खर्च, कोई खर्च, घटना परिणाम थतो आर्थिक नुकसान, घटना का परिणाम, जैसे कि आग लग गई, किसी ने धमकी दी थी और उसके बाद जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई मिल जाएगी। 2 पैराग्राफ। વીમાની ખરીદી ખાસ કરીને તે લોકોનો માટે ફાયદાકારક છે જે જોખમવાળા વિસ્તારમાં કામ કરે, જેમ કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારી, ઉચ્ચ પદના અધિકારી, જોખમના વિસ્તારોમાં કામ કરતા કર્મચારી। આ વીમા પેકેજમાં પુરવઠાની સલામતી વધારવા માટે સુરક્ષા તાલીમ અને જોખમ મૂલ્યાંકન જેવા પગલાં પણ સામેલ કરે છે। मैंने बोला कि जो कौन लेता है, जिनको क्या खुद की जान की फिक्र होती है कि उनका उच्च पद है, हाँ, जैसे कि IAS IPS ऑफिसर, उनके कितने बॉडीगार्ड होते हैं, क्योंकि उनको क्या कैसा है, जोखम है, कोई भी मार सकता है। ठीक है, 3 पैराग्राफ बहुत सफिशिएंट हुए 2 मार्क्स के लिए। अब ये सार्वत्रिक वीमो એ એવી વીમા યોજના છે જે દરેક વ્યક્તિને વ્યાપક સુરક્ષા અને લાભો પ્રદાન કરે છે। લાભ દેતા है व्यापक यानी बहुत अच्छी सुरक्षा। આ વીમા સામાન્ય રીતે જીવન, આરોગ્ય અને સંપત્તિ જેવા अलग अलग परिस्थितियों ने आवरी ले छे। तेना मुख्य लक्ष्य आ छे, उसके लक्षण नीचे। व्यक्तिगत सुरक्षा, हर व्यक्ति को अलग से सुरक्षा। कोईपण आकस्मिक घटना, रोग यानी खराब रोग अथवा मृत्युना कारणे पड़ती आर्थिक असमर्थता, मृत्युना कारणे, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता तो कैसे इंसान पैरालाइज हो जाता है, असमर्थ हो जाता है कमाने के लिए, तब भी पैसा मिलता है। आर्थिक स्थिरता, जीवनभर आवकना स्त्रोत जाणवा माटे नाणकीय सहायता। सामाजिक सुरक्षा, समाज के थ्रू भी वो क्या रहता है, सुरक्षा। तमाम वर्गना लोगों માટે સમાન લાભોની ઉપલબ્ધિ, हर लोग को समान लाभ मिलेंगे। सार्वत्रिक वीमाना लाभो दरेक व्यक्ति માટે एफोर्डेबल प्रीमियम, अफोर्डेबल यानी कि कम से कम पीरियड। आरोग्य रोगचाड़ो जो भी रहता है, शुगर जैसी जानलेवा बीमारी, वो मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल को अगर इमरजेंसी आ गई, तुम्हें इमरजेंसी कोई आ गई तो सारे पैसे वीमा कंपनी देगी। कुटुंबना भविष्य માટે जीवन वीमानो लाभ, कुदरती आपत्ति अथवा आकस्मिक नुकसान सामे घर और संपत्ति की सुरक्षा। अगर कुदरती भूकंप आ गया तो घर को नुकसान हुआ तो घर भी कंपनी बना के देगी। ठीक है, ये सब इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यूपीडी यानी क्वांटम અને પ્રીમિયમ ડિડક્શન। આરોગ્ય વીમા માટે પ્રીમિયમ ડિડક્શન માટેના નિયમો ભારત સરકારના કાયદા इनकम टैक्स सेक्शन 80D, ये मैंने पढ़ा है क्योंकि ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोर्स में पूरा आता है। उसमें क्या होता है कि इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है, जो आवक वेरा होता है वो हमें भरना पड़ता नहीं है। आरोग्य वीमाનું ડિડક્શન, તમામ અને તમામ પરિણામ માટે વીમો। તમારી જાતે માટે, પત્ની, બાળકો, પ્રીમિયમની મર્યાદા 25,000 अथवा 60 वयनु हो तो 50,000, 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, यानी कम पैसे तुम्हें भरने पड़ेगी। और अगर ज़्यादा इंसान का
60 साल से बड़े इंसान का लिया तो 50,000 का डिडक्शन यानी फ़ायदा होगा। माता पिता माटे प्रीमियम ये उसकी उम्र का है, ऊपर बताया ना मैंने, 60 वर्ष से ज़्यादा हुआ तो 25,000 और 50 से हुआ तो 60,000। ठीक है। बेहू क्वालिफाइड किस्साમાં अगर दोनों ही 60 साल से ऊपर है तो दोनों को 75,000 और 25,000 टोटल कितना 75,000 का तुम्हें फ़ायदा होगा। जो तुम्हारा माता पिता અને બંને 60 વર્ષથી ઉપરના છો તો कुल मर्यादा 1 लाख। अगर तुमने एक साल का दोनों का बीमा लिया तो तुम्हें 1 लाख का फ़ायदा होगा। ठीक है। अगत्यना मुद्दा हेल्थ चेक માટે खर्च पर मर्यादा समावे छे। हेल्थ का जो तुम्हें ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है उसका भी खर्चा सब बीमा कंपनी देगी। ठीक है। इतना बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कामदार वर्तन वीमा पॉलिसी આજના ભારત માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, ખાસ કરીને એવા વિસ્તારમાં જ્યાં ઔદ્યોગિક નિર્માણ પ્રવૃત્તિઓ વધે છે। આ પોલિસી કામદારોને જોખમોથી સુરક્ષા આપતી નીતિ છે જે તેમના નોકરી દરમિયાન કોઈ અકસ્માત કે જીવનહાનિ થાય તો નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે। कामदार वर्तन बीमा, कामदार को क्या तुम्हें पैसे देने, अगर वर्तन बीमा अगर कामदार की सैलरी नहीं मिले, अगर जोखम में आ गई तो क्या होता है, कंपनी भारत सरकार ने ये बीमा तुम्हें लागू कर दिया, तुमने ले लिया तो तुम्हारी अगर सैलरी नहीं आती तो बीमा कंपनी तुम्हें सैलरी पे करेगी। ठीक है। आता भारत માટે તેમની મહત્વતા, કામદારો માટે નાણાકીય સુરક્ષા, કામદારો काम दरमियान ईजाग्रस्त થઈ જાય, अगर उन्हें कोई ईजाग्रस्त यानी कि ब्लास्ट हो गया तो मेडिकल सारवार, सारी चीज़ें, आवकनी तंगी, ये सब चीज़ें कौन देगी, बीमा कंपनी देगी। ठीक है। न्याय संगठन नाणकीय वर्तन, आ पॉलिसी हेठળ कामदारों તેમના પરિવારને યોગ્ય વળતર મળે છે। उनको कैसा, अगर उनकी वजह से घर चलता होगा तो बीमा कंपनी घर चलाने के भी पैसे देगी। औद्योगिक विस्ताરમાં જોખમનું જાળું, औद्योगिक निर्माण उत्पादन क्षेत्र में काम करती कंपनियों दुर्घटनाओं जोखम વધારે છે। जहाँ हम इंसान काम करता है वहाँ अगर दुर्घटना के ज़्यादा केस होते तो वहाँ पे भी तुम्हें ये वाला पॉलिसी ले लेना चाहिए। ठीक है। कायदे के लिए अनुरूपता, कायदे की यानी कायदेसर वो क्या हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 हेठળ નોકરીદાતાઓ માટે કામદારોના સુરક્ષાના પાયારૂપે આ કાયદો જરૂરી છે कि कायदाનું पालन करवा पड़े છે। इनकी वजह से ये एक्ट के हेठળ तुम्हें ये वाला कामदार का बीमा लेना ही पड़ेगा। परिवार को सुरक्षा हो जाती है। कामदारों मृत्युना किस्साમાં परिवार માટે આ पॉलिसी जीवन रक्षक साबित થાય છે क्योंकि उनको हर मुश्किल के सामने बीमा कंपनी पैसे दे देती है। ठीक है। निर्माण અને નાની સંસ્થાઓ માટે ઉપયોગી, નાના ઉદ્યોગો નિર્માણ ક્ષેત્રમાં જોખમ વધારે હોય છે। જોખમ क्या होता है, ज़्यादा होता है। पॉलिसी नाना અને મધ્યમ સ્તરના વ્યવસાય માટે ખૂબ ઉપયોगी છે। वो क्या करते हैं, छोटी संस्था अपने कर्मचारियों को इतना पैसा दे सकेगी नहीं, ये प्रकार के केस में बीमा कंपनी पूरे पैसे देती है। ठीक है। दरियाई वीमो लेवानी विधि, ये मैंने 2 मार्क्स से क्वेश्चन में समझाया है। ठीक है। ये विधि यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम वीमा दलाल વીમાદારને માટે एक दरखास्त कापली तैयार करे છે। क्या करेगा, दरखास्त कापली, वो फॉर्म होता है ना, फॉर्म प्रपोजल लेटर, वो તેમાં દરિયાઈ વીમાની દરખાસ્ત અંગેની તમામ મહત્વની હકીકતો, हम सारी हकीकतों, जहाज का नाम, डेट, माल की कीमत, ये सारी चीज़ें बननी पड़ती है। कई विशेष जवाबदारी साथ बीमा रक्षण चाहिए। उनको किसके लिए बीमा रक्षण चाहिए, कौन सी चीज़ के लिए, दरिया का नुकसान के लिए या दरिया का माल के नुकसान के लिए, वो बताना पड़ेगा। વીમા દલાલ એ કાપલી જુદા જુદા વીમાદાતાઓને ફેરવે છે। વીમાદાતા એ કાપલી ઉપર તેટલી રકમ સુધીનો વીમો આપવા તૈયાર છે તે દર્શાવીને પોતાના સ્વીકૃતિ સૂચક સહી કરે છે। उसके बाद बीमा दलाल क्या करता है, उस पर साइन कर देता है। આમ જ્યારે સંપૂર્ણ વીમા રકમની જવાબદારી લેવાઈ જાય ત્યારે વીમા દલાલ છેવટની કાપલી तैयार करे છે। फिर वो क्या करेगी, अगर तुमने सारी कंडीशन फॉलो कर दी तो एक कापली तैयार करेगा, रसीद, જેમાં જોખમને लगती झीणवट बड़ी कम से छोटी सारी चीज़ें हम लिख देंगे। ત્યાર પછી વીમા પૉલિસી તૈયાર કરી આપવામાં આવે છે। फिर पॉलिसी तैयार होती है यानी कि लखाण
સફરી પોલિસી હોય તો સફર શરૂ થતાં વીમાદારની जवाबदारी चालू થઈ જાય છે। सफ़र चालू होते ही बीमा कंपनी की जवाबदारी चालू हो गई। ठीक है, जो समय पॉलिसी हो तो तेरी जवाबदारी नीचे समय पूरी हो जाती है। अगर अब वो सफ़र की पॉलिसी सफ़र कंप्लीट हो गया तो बीमादार की जवाबदारी खत्म। दरखास्त कापली पर सही કરવામાં આવે છે। इतना ही लिखने का सही करने में आता है। ठीक है, कापली कायदेसर रीते બંધન કરતા નથી। બંધન કરતા यानी कि બાંધ દેતી નહીં है। पॉलिसी યોગ્ય રકમના રિવન્યુ સ્ટેમ્પ લગાડે ન હોય તો દરિયાની વીમો કર્યા निर्धारित गणातो नहीं। उस पर स्टैम्प लगना होना चाहिए तो ही वो पॉलिसी क्या होगी, सही गिनाएगी, तो ही उसको पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमें मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભારતના डाक्टरी सेवा अंगे मेडिक्लेम वीमो लेवानी खूब ज प्रचलित बन्यु छे। मेडिक्लेम बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। ठीक है, बहुत फेमस हो गया। आधुनिक युग में दवाओं खूब मोंघी थती जाए छे। दवाओं यानी कितनी महंगी हो रही है ना। જ્યારે डाक्टरी सारवारनो खर्च पण खूब वध्यो छे। अब देखो ऑपरेशन के खर्च 5 लाख 10 लाख जाता है। जे दवा 1974 में ₹3 में મળતી હતી, आज वो दवा कितनी ₹32 में મળે છે। कितना ज़्यादा महंगी हो गई। कंसल्टिंग डॉक्टर की फ़ी कितनी थी पहले 1970 में 15 से 20 रुपया, और आज 300 थी गई है। हम नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाते तो 300 फाइल चार्ज ले लेता है। आम दवा डाक्टरी सारवारनो खर्च तो 30 वर्षों में 10 થી 20 करोड़ વધ્યો છે। આ સંજોગોમાં જો डाक्टरी સારવારનો ખર્ચ અંગે વીમા પોલિસી લેવામાં આવે તો વીમા લેનારને डाक्टरी खर्चનો कोई तनाव रहतो नहीं। ये संजोगों में अगर तुमने डाक्टरी बीमा ले लिया तो डॉक्टर के पैसे, मेडिक्लेम, मेडिकल के सारा खर्चा बीमा कंपनी देती है। तुम इतना भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है इसलिए आ पॉलिसी लेना ने बीमा कंपनी मानगी अंगे के ईजा थता हॉस्पिटल खर्च भरपाई करी आपे छे। दाखला तरीके एक व्यक्ति ने हृदय अंगे बायपास सर्जरी करावा तो 1,50,000 हॉस्पिटल खर्च और ₹30,000 30,000 दवा अंगेनो खर्च थयो होय तो वीमो लेनारने 1,80,000 मर्यादा सुधीनी पॉलिसी आपवामां आवशे। तो 1,80,000 रुपये की उसको पॉलिसी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। बीमा कंपनी तेने पूरा 1,80,000 चूकवशे। आ रकम एवी होय जो कि वाजबी होनी चाहिए, यानी कि रिजनेबल। ठीक है, उसमें कौन से खर्चे आएंगे, रूम भाड़ू, सारवारनो खर्च, सर्जन, ये खाली जो मेन खर्च ही बोलो, लोही, ट्रांसफरनो खर्च। ठीक है, ये खाली ये वाले खर्चे तुम याद करो। अहीं वीमा कंपनी तेना दरखास्त पत्रक में स्पष्टता करता लखे छे। सब कुछ लिखती है कि भाई हम नर्सिंग चार्ज भारत में आवेली एवी संस्था जे मानगी के ईजानी सारवार माटे घरनी अंदर सारवार माटे स्थापवामां आवी होय। बीमा कंपनी क्या बोलती है, हम दरखास्त पत्र में सब देती है कि हम ये वाला खर्चा चुकव देंगे। ठीक है, बस। अब अधिकार प्रदान अने निमणूक वच्चेनो तफावत। अधिकार प्रदान पूर्ण अधिकार प्रदान वीमा पॉलिसी मालिकी तरत ज असाइनी ने बने छे। असाइनी का क्या होता है कि अधिकार, उसके पास अधिकार रहता है कि उसको पैसे मिल जाएंगे। बीमादार बीमा पॉलिसी से कोई संबंध रहता नहीं। बीमादार जो पैसे दे रहा है उसका कोई संबंध नहीं, असाइनी को सारे पैसे मिलेगा। इतना ही लिखना। अब दूसरा, निमणूकनो उद्देश्य जो वीमादार वीमा मुदत पहला मृत्यु थाय तो वीमा रकम तेना वारसदार ने न मळे एवी व्यवस्था करवामां आवे छे। वारसदार में क्या होता है, अगर कोई इंसान की मृत्यु हो गई तो एक्चुअल में क्या उसके बच्चे को उसकी बीमा पॉलिसी मिलती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो बीमादार क्या करता है, एक व्यक्ति को निमणूक करता है, उसको ही पैसे मिलेंगे, उसके बच्चे को नहीं मिलेंगे। ठीक है, साक्षी नहीं सही। दूसरा क्या है, अधिकार प्रदान ने विधि में साक्षी नहीं सही आवश्यक। साक्षी नहीं सही यानी साक्षी यानी गवाही देने वाले की सही मिलेगी। निमणूकनी विधि में साक्षी की आवश्यकता नहीं। उसमें क्या साक्षी की आवश्यकता नहीं। साक्षी यानी मालूम है ना, गवाही देने वाला। शरतों में फेरफार। असाइनी पूर्व संपत्ति विना बीमादार अधिकार प्रदान की शर्तों में कोई जातनो फेरफार कर सकते नहीं। असाइनी कुछ नहीं बोलेगा, बीमादार और बीमा कंपनी बातचीत करेगी। ठीक है, उसमें कुछ कह सकता नहीं है। चाहे वारसदार की संपत्ति वगर बीमादार निमणूक शर्तों ठम ठीक लगे तो फेरफार कर सके, लेकिन इसमें क्या होता है, वारसदार की संपत्ति वगर उसकी कोई भी परमिशन वगर जो निमणूक व्यक्ति होती है तो ठीक लगेगी, उसके अनुसार सब चेंजेस कर सकती है।
3 मुद्दे, 4 मुद्दे हम मैक्सिमम याद करेंगे, ठीक है। રદ થવા અંગે એકવાર વીમા પોલિસીનું સંપૂર્ણ अधिकार प्रदान कोई व्यक्ति ने કરી આપે तो તે रद થઈ શકે नहीं। अगर वीमादार ने बोल दिया कि भाई मेरी मृत्यु बाद मेरे पैसे तुम मेरे बच्चों को दे देना, तो उसके बाद वो चेंज कर सकता नहीं है। वीमादार निमणूक रद्द कर सके छे। वीमादार कोई व्यक्ति को निमणूक करता है तो क्या कर सकता है, अगर वो हयात रहता है तो निमणूक को, जो व्यक्ति को उसने निमणूक किया था, चूज किया था, उसको वो कैंसिल कर सकता है। बस मैक्सिमम 4 ही मुद्दे याद करो। मार्गांतर, चलो હવે માર્ગાંતર। આ ઉપર શરત અનુસાર જહાજ યોગ્ય સમયમાં સફર શરૂ કરી રોજિંદા માર્ગે નિશ્ચિત મુકામે પહોંચી બનતી ત્વરાની માલ સલામત રીતે बंदरे उतारी नाखवा જોઈએ। अब मार्गांतर यानी क्या होता है, तुमने क्या किया, सफ़र चालू किया, उसमें माल डाला और मार्ग यानी रास्ते के दरमियान उसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, बंदर में अच्छे से माल उतार भी लिया, ठीक है। जो વીમા પોલિસીના જહાજની સફર તેના માર્ગ દર્શાવવામાં આવ્યો હોય તો સૂચિત માર્ગે જ તે સફર પૂર્ણ થવો જોઈએ। हमने बोला कि भाई मार्ग, हम दरियाई मार्गे जाएंगे तो वही मार्ग से वो जाना पड़ेगा, तुम भी रोड मार्गे जा सकते नहीं हो। जो पॉलिसीना सफरना मार्गનું નિર્દેશન કરવામાં ન આવેલું હોય તો સફર પરંપરાગત વપરાતા માર્ગે જહાજે મુસાફરી કરવી જોઈએ। अगर तुमने कोई भी मार्ग बताया नहीं तो कोई भी परंपरागत यानी कि जिसमें तुम हर रोज़ माल जाता है वही मार्ग पे जाएगा तो चलेगा। जहाज मार्ग में आता बंदरों क्रम में रोकावू જોઈએ। क्रम में यानी कि जैसे स्टेशन आता है ना वैसे ही रुकना चाहिए। जो बाबत में लिखित सूचनाओं आपी हो तो तेने चुस्त रीते पालन थवू જોઈએ। अगर तुमने बोला कि भाई हम लोग सारी बाबत का पालन करेगा तो तुम्हें चुस्त रीते करना ही पड़ेगा पालन, ठीक है। अब अपवाद, કેટલીક વખત જહાજની સફર દરમિયાન મુકર્રર માર્ગને વળગી રહેવું मुश्किल बने छे। कितनी बार क्या होता है, हम जो मार्ग बताते उस पे ही जाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पहले हमने बोला था बीमा कंपनी से कि हम लोग दरियाई मार्गे जाएंगे, लेकिन अचानक से वहाँ तूफान आ गया तो जाएंगे वहाँ से नहीं। बस ऐसा खास संजोगों में समयांतरे थवू तो पण अपवाद रूपे पॉलिसी चालू रखाय छे, लेकिन उसकी गलती तो नहीं है, इसमें क्या पॉलिसी फिर भी चालू रहेगी भले से तुमने चेंज कर दिया। मार्ग બંને પક્ષકારો બંધન કરતા રહે છે। બંધન કરતા यानी दोनों पक्षकार फॉलो करते हैं। पहला બંધન કરતાના શમ્ય ગણાશે। નીચેના જહાજ સંજોગોમાં ઢીલ અથવા માર્ગાંતર કરવામાં આવ્યો હોય તો તે શમ્ય यानी જરૂરી ગણાશે। જહાજ अथवा તે પરના માલ સામાનનો સંપૂર્ણ વિનાશ થતો અટકાવવા। क्या विनाश होने से हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी है। दूसरा कैप्टन के खलासीने काबू बहारना संजोगोने લીધે તેम थयुं હોય तो तूफानी जहाज घसराईने बीजे मार्गे चाल्યું હોય। अगर कैप्टन यानी पता है ना जो जहाज चलाता है वो, अगर गलती से उसने मार्ग चेंज कर लिया तो चलेगा। जहाजना कैप्टन के ते पરના नाविको बड़वो पोकाड़वो જોઈએ। पोकाड़ो क्या, नाविको यानी चलाने वाले खलासी, उनको बड़वो पोकाड़वो। वो कैसा होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। जहाज पરના कोई मानस की जिंदगी बचाववा माटे, क्या जिंदगी बचाने के लिए प्रयत्न करना। संकट में आवी पड़ेला जहाज अने तेमना कोईक मानसनी जिंदगी बहना होय तो तेनी मदद करवी। क्या करना है, अगर कोई बाजू वाला जहाज है वो मुसीबत में, तुमने देख लिया तो तुम उसकी मदद करो, ठीक है। डॉक्टरनी सारवार लेवाने माटे, डॉक्टर की सेवा लेने के लिए, ठीक है, इतना भी लिखोगे तो चलेगा। हवे वीमा योग्य हित वगैरह पॉलिसी, ठीक है। सामान्य रीते वीमो लेनाने वीमा वस्तुना वीमा योग्य हित होवो જોઈએ। क्या उसका हित होना चाहिए कि हमें वीमा लेना है। दरियाई वीमा में कितनी बार वीमा योग्य हित न हो एवं वस्तुओं पॉलिसी पण आपवामां आवे छे। कितनी बार वीमा योग्य हित नहीं होता है दरियाई वीमा में तो भी उसकी पॉलिसी ले लेते हैं, जेने वीमा योग्य हित वगरनी वीमा योग्य हितनी पॉलिसी कहेवामां आवे छे, जिसको क्या बोलते हैं, वीमा योग्य हितनी पॉलिसी, ठीक है। आवी पॉलिसी गैरकायदेसर कहवाय छे क्योंकि इसमें क्या हो गया, वीमा योग्य हित ही नहीं है तो ये गैरकायदेसर होवी कायदा रीते अनुरोध है, कारण कि तेमां वीमा योग्य हितनी गैरहाजरी छे, हाजरी तो है नहीं। कायदानी दृष्टिए आ पॉलिसी टकी सकती नहीं, ठीक है, इसलिए पॉलिसी टकी सकती नहीं है। केटली बार एवं बने छे कि अमुक व्यक्ति कोई मिलकत में हित होय, खुद का हित होना चाहिए, ते कायदानी दृष्टिए वीमा योग्य हित गणातुं नथी। जैसे अगर कोई
चीज़ में हमारा बीमा योग्य ही तो, जैसे कि हम दारू का बिजनेस कर रहे, माल जा रहा है तंबाकू का और हमने उसका बीमा ले लिया तो चलेगा नहीं, क्योंकि तंबाकू तो क्या है, કાયદેસર નહીં है। આવા હિતના રક્ષણ માટે પોલિસી કોઈક વાર આપવામાં આવે છે, તો भी कितनी बार पॉलिसी मिल जाती है ना। ऐसे गैरकायदेसर धंधे के लिए भी વીમા યોગ્ય હિતને વિશેષ મહત્વ આપતા હોવાથી इंग्लैंड નો દરિયાઈ વીમો કરાર આ પોલિસીને कायदेसर गणातो नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम गलत रीत से गलत चीज़ों का बीमा ले रहे हो तो वो कायदेसर नहीं है। ठीक है, નાણાં પોલિસી। ठीक है, આ પોલિસી વિદેશી હુંડિયામણના દરમાં તથા ફેરફારો સામે રક્ષણ આપે છે। क्या करती है, રક્ષણ देती है। વીમા કંપની વેપારીઓને વિદેશી ચલણમાં पॉलिसी काढ़ी आपे छे, विदेशी चलन में यानी डॉलर में पैसे देती है। ठीक है, जेथी कोई प्रकारनी मुश्केली ऊभी थाय तो तेनी सामे रक्षण आपे। कोई पण प्रकारनी मुश्केली ऊभी होगी तो नुकसान की वळतर भी वो किस में देगी, विदेशी हुंडियामण यानी डॉलर में। नाણાં पॉलिसीનું प्रीमियम वीमा कंपनी ते देशना चलणमां ले छे और लेगी भी प्रीमियम किस में, डॉलर में ही। अने जो आ पॉलिसी हेठळ दावानी रकम चूकववाना प्रसंग उपस्थित थाय और दावा की रकम भी किस में देगी, उसमें ही, डॉलर में। आम वाणिज्य व्यवहार विदेशी हुंडियामणना दरमा तथा फेरफारनी संपूर्ण रीते मुक्ति है। ठीक है, उसके लिए वो क्या है, पूरी मुक्ति दे देती है, पूरा सब कुछ डॉलर में ही पे करेगी साहब। संयुक्त पॉलिसी मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में समझाया था। संयुक्त यानी साथ में ली थी। आ प्रकारनी दरिया वीमा पॉलिसी में निश्चित समय तथा सफर माटे वस्तुनो वीमो लेवामां आवे छे। उदाहरण तरीके कोलकाता से न्यूयॉर्क सफर माटे समय तारीख भी देते, मैंने बोला ना सब चीज़ें हम लोग नोट डाउन करके देते। आम आ प्रकार की पॉलिसी सफ़र पॉलिसी और समय पॉलिसी मिश्रण है। सफ़र पॉलिसी यानी सफ़र की भी पॉलिसी है इसमें, समय पॉलिसी यानी समय की भी, कि ये वक्त के दरमियान अगर नुकसान हुआ तो बीमा कंपनी पैसे देगी, वो वक्त के बाद हुआ, समय के बाद हुआ तो नहीं देगी। सफ़र दरमियान हुआ तो सफ़र, तो ये 2 पॉलिसी हुई, सफ़र पॉलिसी और समय। वीमा माल की कीमत की दृष्टिए मूल्यांकन की पॉलिसी। ठीक है, इसके अंदर का ही है। ठीक है, मूल्यांकित मूल्य अंकना वीमो लेती वक्त वीमा वस्तुનું मूल्य नक्की કરવામાં આવે છે। वीमा वस्तु का क्या करेंगे, मूल्य नक्की करेंगे। नुकसान वक्त चुकवता ते मूल्य ध्याનમાં લેવામાં આવે तो તેને मूल्यांकित पॉलिसी। मूल्य को क्या करेंगे, हम लोग गिनेंगे तो उसको क्या कहते हैं, मूल्यांकित। ठीक है, आ मूल्यांकित पॉलिसी में वीमो उतरावती वखते ज वीमा वस्तुનું मूल्य नक्की કરી રાખવામાં આવે છે। पहले ही हम क्या करते हैं, वीमा वस्तु की जो कीमत होती है वो नक्की कर लेते हैं। ठीक है, अब अमूल्यांकित पॉलिसी, जे वस्तुनी पॉलिसी वीमा लेवामां आवी होय तेनी किंमते ते वखते दर्शावती के नक्की करवामां आवती नथी, परंतु ज्यारे नुकसान थाय तो तेनी किंमत नक्की करवामां आवे छे। हमने जब पॉलिसी ली थी तब हमने पैसे नक्की करे नहीं थे, लेकिन जब नुकसान हो गया तब हमने बोला भाई हमारी वस्तु 10 लाख की थी, तो उसको क्या बोलते हैं, अमूल्यांकित पॉलिसी के खुली पॉलिसी। ठीक है, खाली व्याख्या भी लिखोगे तो चलेगा। अब इसमें 2 ही थे यहाँ, ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, चलो फिर भी मैं समझा दूँ। इसमें ड वाला शायद इंक्लूड होगा। वीमा माल जहाज के मालना वर्णनની दृष्ટિએ અનામી પોલિસી। અનામી આ પ્રકારની દરિયાઈ પોલિસીમાં જહાજનું નામ, સફરનું નામ, કેટલીક વાર તો સફરનો માર્ગ પર દર્શાવવામાં આવે છે। અનામી यानी पूरा नाम हमने लिख दिया, हर चीज़ डिटेल में लिख दी, जहाज का नाम, सफ़र का नाम, डेट, तारीख, इंसान, सफ़र का मार्ग कौन सा रहेगा, रोड पे जाएगा या फिर जहाज से वो। अभी नाम वगैरह पॉलिसी ने अनामी पॉलिसी कहे छे। हमने अगर नाम नहीं दिया हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनामी पॉलिसी। ठीक है, नाम ही नहीं दिया इसलिए।